बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी को 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान जंगबंदी भी हुई और दोबारा हालात कशीदा हुए, लेकिन अब एक बार फिर दोनों ममालिक ने सिफारतकारी को एक और मौका देने का फैसला किया है। ये एक मस्बत पेशरफ्त जरूर है, लेकिन बदएतमादी की फजा बदस्तूर कायम है, जिसके फौरी तौर पर खत्म होने के कोई ज्यादा इम्कान नहीं। ईरान की आला फौजी कमान खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंट्रल हेडक्वार्टर ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि अमेरिका ने अगर ईरानी बंदरगाहों की दोबारा बहरी नाकाबंदी करने की कोशिश की तो उसे जंग में तौसी समझा जाएगा। ईरान का यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब खित्ते में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला रोक दिया है और मुज़ाकरात के लिए दोबारा कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अब भी ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखे हुए है, जिसके बायस खित्ते में न सिर्फ फौजी तनाव बढ़ा है बल्कि आलमी तजारत और खास तौर पर तवानाई की तरसील भी मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब ईरान ने यह दावा किया है कि आबनाए हरमुज़ ताहाल बंद है और उसकी बुनियादी वजह अमरीकी कार्रवाइयां हैं, जिसके बायस खित्ते में अब भी अदम इस्तेहकाम बरकरार है। इस दौरान ओमान ने आबनाए हरमुज़ का इंतजाम मुश्तरका इलाकाई निज़ाम के तहत चलाने की तजवीज़ पेश की। उस मॉडल में रज़ाकाराना फीस के जरिए जहाज रानी और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अखराजात पूरे करने की बात की गई, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि ओमान के साथ इस मामले पर होने वाली बातचीत अमेरिका से अलग और सिर्फ दो तरफा नौइयत की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान यह दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त अच्छी बातचीत जारी है और मुमकिन मुआहदे का इम्कान मौजूद है। यूं 2 हफ्तों के शदीद हमलों के बाद वक्ती तौर पर यह सिलसिला रुक चुका है और गुज़श्ता 3 दिनों में किसी बड़े हमले की इत्तला नहीं मिली, लेकिन खित्ते में मौजूद मुसल्लह गिरोहों की जानिब से वक्फे से होने वाली कार्रवाइयां ये जाहिर कर रही हैं कि कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस दौरान अमेरिका पहुंच चुके हैं। ट्रंप से उनकी मुलाकात में ईरान पर तफसीली बातचीत का इम्कान है। दूसरी जानिब इलाकाई सतह पर सालसी की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, जिनमें ओमान, कतर और पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि दोनों ममालिक को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए और एक काबिल अमल जंगबंदी की राह हमवार की जाए। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान ने खुद मुज़ाकरात की दरखास्त की, जबकि ईरान इस बात की तरदीद करता है और कहता है कि इस वक्त कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही और सालिसों के जरिए सिर्फ पैगामात का तबादला जारी है। दोनों ममालिक के बयानी में मौजूद ये फर्क भी अमेरिका और ईरान में बदएतमादी को जाहिर करता है। आलमी मंडी पर इस कशीदगी के असरात वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। तेल की कीमतें मुज़ाकरात की उम्मीद के बायस कम होकर तकरीबन 86.89 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ चुकी हैं, जो हालिया हफ्तों की कम तरीन सतह है। तजियाकारों का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान अगर कशीदगी दोबारा बढ़ी तो उसके असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत और खास तौर पर तवानाई के शोबे पर भी मुरतब हो सकते हैं। यूं ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया तनाज़ा इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां बज़ाहिर जंग रुकी हुई है, लेकिन बुनियादी इख्तिलाफात जूं के तूं हैं। सिफारतकारी को एक और मौका जरूर दिया जा रहा है, मगर बदएतमादी अब भी बरकरार है, जिसने हालिया सिफारती कोशिशों की कामयाबी पर सवालिया निशान लगाया हुआ। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारिड़ साहब और साबिक मुशीर अमरीकी सदर जो बाइडन शाहिद खान साहब ने। मैं दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूँ। शाहिद खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त 13 रोज़ा एक दूसरे पर हमलों के बाद एक MOU पहले साइन हुआ, वो भी एक जंग के बाद। फिर उससे पहले एक ओमान के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, उसी का नतीजा जंग रही। फिर पिछले साल एक जंग चल रही थी, उससे पहले एक मुज़ाकरात चल रहे थे। तो सर, क्या अब की बार कोई सॉलिड पॉइंट है कि जिसके बारे में हम कोई नतीजा अखज़ कर सकें कि इससे मुस्तकबिल करीब के जो दिन हैं उसके इशारे मुस्बत समत में हमें देखने को मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, इस वक्त की जो सिचुएशन है इस वेरी फ्लूइड। ईरान ये समझता है कि उन्हें लेवरेज है डोनाल्ड ट्रंप पर, और वो समझता है कि जितनी हम इस वॉर को सस्टेन कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, वो ये समझते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। उसके साथ साथ जो ओमान वाली अभी आपने बात की, ओमान में जो बात हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कंट्रोल की बात हो रही है बिटवीन Iran and Oman. It has nothing to do with this war, even though on sidelines probably होती है, but the focus is different. अब ईरान किसी सूरत भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल लूज नहीं करने चाहता, और वो ये चाहता है कि, और वो ये समझता है, चाहता तो यही है, लेकिन वो ईरान ये समझता है कि जितनी ये वॉर लिंगर ऑन होगी और डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल गेट वीकर, क्योंकि ये सस्टेन कर सकते हैं ईरानी, और हम अपनी पसंद की शराइत मनवा सकते हैं, विच प्रॉबेबली इज़ नॉट ए गुड आइडिया। जो
इस वक्त जो जो टैक्टिकल पॉज है वॉर का, इट्स अ मिलिट्री टर्म, सो इट इज वॉर इज नॉट एंडेड, so it's a pause for a little while and it can start again. तो इसमें जो नुकसान ज़्यादा है, अब जो अनफॉर्चुनेट जो हुआ, पहले तो प्रिंसिपल पोजीशन यही है कि ईरान पे अटैक नहीं होना चाहिए था। इजराइल अमेरिका ने जो किया वो वाज अनफेयर, अननेसेसरी एंड अनकॉल्ड फॉर। वो अटैक हो गया अब ईरान के साथ। अब जो निगोशिएशन हो रही हैं, पाकिस्तान का जो कलीदी रोल है इसमें, वो आप देखिए MOU जो साइन हुआ, वो MOU इज टू टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान। ईरान को ये समझ है इस बात की कि MOU बहुत फेवरेबल है ईरान के लिए, क्योंकि उसमें अमेरिका के लिए तो कुछ भी नहीं है। और अमेरिका में यही बातें होती हैं कि ये किस किस्म की वॉर थी, और जिसके बाद ये MOU हुआ कि जिसमें सारे का सारा जो बेनिफिट है वो ईरान को जा रहा है, तो ये किस किस्म का MOU है। और अगर ये वॉर कंटिन्यू रही, और जैसा कि आई सेड इट्स अ टैक्टिकल पॉज, तो फिर ये ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह होगा। ईरान के रोड्स एंड ब्रिजेस एंड रेल रोड्स एंड द टावर्स, एवरीथिंग विल बी गॉन, और ईरान विल बी 20 years बिहाइंड बिफोर दे नो। और अभी उनके पास वो वाले रिसोर्सेज पे नहीं है कि वो बिल्ड कर सके। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर ईरान टू negotiate and get to the point and get the best यानी deal they अच्छा can आइडिया for तो their- है कि for their own निगोशिएट people. किया जाए। ये आइडियाज तो कई सालों तक रहे। तारड़ साहब, मुझे नहीं मालूम कि किसने सबसे पहले राब्ता किया, ईरान ने किया, अमेरिका ने किया, या किस सालिस ने करवाया। ना मैं ईरानी हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ, ना मैं उन खलीजी ममालिक में से हूँ जो मुतासरीन में से है, ना मैं इसराइली हूँ। सर, मैं एक आम शहरी हूँ जिसने खबरें देखी हैं और खबरों का तज्जिया किया है। मेरा सवाल ये है कि जब जनेवा के अंदर चल रहा था तो हमें ये लगा कि चलो 40 साल रकाबत ख़त्म हो रही है। बाद में पता चला जी अमेरिका और इसराइल ने मिलकर 2025 में ईरान के ऊपर हमला कर दिया। बाद में ओमान में चल रही थी तो हमने कहा चलो अब ख़त्म। बाद में पता चला जी कि फिर उन्होंने हमले कर दिए। बाद में हमने कहीं सुलह करवाई, इस्लामाबाद आए, वापस गए, फिर बदएतमादी फैल गई। फिर बाद में ये गए हैं जनेवा के अंदर, वहाँ पर बातें हुई, फिर उसके बाद हमले हो गए। अब फिर एक नए MOU की या पुराने MOU को आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो अब की बार मेरे लिए क्या खबर या तज्जिया हो सकता है कि मुझे ये लगे कि मेरे लिए आने वाले दिन आसानी के हैं, मेरी महंगाई कम होगी, मुआशी असरात कम होंगे, तेल सस्ता मिलेगा, इनकी जंगें रुक जाएंगी? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जब सुप्रीम लीडर की तदफीन हुई है, उसके बाद पासदारान इनकलाब का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, कू की धमकियां दे चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, CNN ने रिपोर्ट किया है। आपने देखा होगा कि उनके अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। जब इस वक्त सदर पेशकियान ने कंधा दिया सुप्रीम लीडर के जनाजे को, तो नीचे से नारे लगे थे डेथ टू द नेगोशिएटर्स, और दूसरा पथराव किया था राकची साहब पे, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। तो उसके बाद दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि जो 45 साल में उनकी तरबियत की गई है कि शहादत है या गाजी है, उनका भी तो कुछ करना होगा। और उसके बाद आप देखें, उन्होंने अपने कतरी एक नेगोशिएटर उसके जहाज के ऊपर ही हमला कर दिया था। तो दर हकीकत इस वक्त देखा जाए तो जिस तरह खुद पहले शायद खान साहब फरमा रहे थे कि 14 के 14 पॉइंट जो थे पिछले मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद अकॉर्ड के, सारे ईरान के फेवर में थे। अमेरिका इनके ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को भी हजम कर चुका था, जो कि इजराइल उसके ऊपर उसके खिलाफ था। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर इसी तरह होता है। अब ये जंगें बढ़ती नजर आ रही हैं। कैस्पियन सी के अंदर यूक्रेन इन्वॉल्व हो चुका है, बल्कि कल का टेलीग्राफ है, उसने कहा है कि सोमाली कजाक जो है वो भी एक्टिव हो चुके हैं। और तीसरी बात अर्ज ये करना चाहूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज और बाबुल मंदब ये सिर्फ दो चौक पॉइंट नहीं है, दुनिया में और भी मलाका है, स्वेस कनाल है, पनामा कनाल है। अगर आप महंगाई की बात करते हैं एज ए सिटीजन, अगर इस फैशन को इस जारियत को जारी रखा जाए तो फिर सारे पैसे तो कंज्यूमर ने देने हैं ना। मेरा मकसद तो ये है कि अगर आज बाबर मंदब के अंदर भी होतीज भी एक्टिव होते हैं, सोमालियन भी एक्टिव होते हैं, तो पैसे तो शहरी ने देने हैं, आपने और मैंने देने हैं। तो दर हकीकत ये देखा जाए, इस वक्त ईरान अपनी गुडविल लूज करता नजर आ रहा है, अच्छा, जारे नजर आ रहा है। और इस वक्त आज अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब पाकिस्तान को कह रहा है
कि आप प्रपोजल दें इस्लामाबाद, जनेवा या दोहा में, हम बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान की सूरत हाल देखें जरा, मैं 2 मिनट उनकी तरफ जाना चाहूंगा। ईरान सबसे पहले तो ब्रिक्स का बहाना बना के तो भारत चला गया, उसके बाद आप देखें कि डॉलरों की खातर आपको छोड़ के कतर के बैंड वैगन पे चढ़ गया, और फिर उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से वो डायरेक्ट मुख्तलिफ किस्म के नेगोशिएटर आपको अबेंडन करके वो करता रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान की पोजीशन नॉट ट्रस्ट वर्दी टू बिगिन विद। डोनाल्ड ट्रंप, यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंटें पिछले 2-3 दिनों से आ रही हैं कि वी आर बीइंग नाइस, और ये आखिरी मौका होगा नेगोशिएट करने का। सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तरफ के ऊपर कि गल्फ कंट्री, जीसीसी कंट्रीज जो है वो इस वक्त चाहते हैं कि जंग को खत्म किया जाए। अदरवाइज ये दुनिया में जो मिथ बनाई जा रही है ना कि अमेरिका के पास असला खत्म हो गया, तो अर्ज ये करना चाहूंगा, जुलाई में अभी $2.5 बिलियन का असला कुवैत को दिया गया है, $2 बिलियन का असला सऊदी अरेबिया को बेचा गया है। फिर ये एक मिथ बनाई जाती है कि पेंटागन के पास पैसा खत्म हो चुका है। अमेरिका की इकोनॉमी इज स्टिल द नंबर 1 इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। ये मिथ है और इसके हकाइक जो है वो नहीं, डॉलर अमेरिका ने प्रिंट करने हैं ना सर। जाहिर बात है सर, वो बात तो डिनाई की नहीं जा सकती। खान साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर। मेरा सवाल ये कि अभी जो नेतन्याहू साहब पहुंचे हुए हैं अमेरिका के अंदर और उनकी मुलाकात है, इससे हम क्या नतीजा अखज कर सकते हैं? जंग सर शुरू करवाई इजराइल ने, उसके कहने पे अमेरिका कूदा, अमेरिका इस जंग के अंदर मौजूद है, इजराइल खामोश बैठा हुआ है। ये जंग, वो बड़ी एक मजाहिया सी मीम आई थी, उन्होंने कहा जी कि हमला इजराइल के कहने पे किया गया, जवाबी तौर पे हमला जो है वो अरब ममालिक के ऊपर हो रहा है, पिस जो रहे हैं वो खित्ते के दूसरे ममालिक पिस रहे हैं, तो ये जंग की समझ नहीं आई, जंग दोबारा लगाई जाए। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये नेतन्याहू साहब क्या गुफ्तगू करेंगे और उसका नतीजा क्या निकलने वाला है? देखिए, नेतन्याहू जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है, वो लिंडजी ग्राहम की फ्यूनरल सेशन के लिए थे, और साथ ही उनकी डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी ऑफ कोर्स। तो नेतन्याहू की जो पोजीशन है इस वक्त अमेरिका में तो बहुत वीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप की कई मरतबा हार्श कन्वर्सेशन उनके साथ हो गई है। जेडी वैंस पब्लिक स्टेटमेंट्स में उन्होंने नेतन्याहू की काफ़ी इंसल्ट भी की है, और उसमें जो नेतन्याहू के साथ उन्होंने इजराइल की बात भी की है कई मरतबा। तो नेतन्याहू की पोजीशन कोई इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। और जो ये वॉर हुई, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेतन्याहू और इजराइल की जो इंटेलिजेंस थी, दे बाईपास द यूएस इंटेलिजेंस सिस्टम और गॉट इनटू द ओवल ऑफिस एंड कन्विंस द प्रेसिडेंट कि ये वॉर अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तो ये हो गया, लेकिन इसमें अभी भी जो इजराइल की पोजीशन है वो उतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वॉर के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स अमेरिका में बहुत हाई है, और जैसे कि वो मेरे दोस्त ने कहा कि अमेरिका प्रिंट्स डॉलर, अमेरिका पे स्टैंडर्ड रूल्स वोंट अप्लाई, और पेंटागन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द वर्ल्ड। अमेरिका की $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, विच इज $10 ट्रिलियन अहेड ऑफ द नंबर 2, तो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये अमेरिका को तो कुछ नहीं होता। जो वॉर मशीन है अमेरिका की इज़ वेरी इंटैक्ट, और ये अगर ये सोचा जाए कि कुछ असला को कम हो गया है या बन नहीं सकता, आई थिंक दैट्स नॉट राइट। तो अब ईरान इज़ बिकमिंग लाइक अनरीजनेबल। ईरान अनरीजनेबल पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है, कतर के साथ भी हो रहा है, और ओमान के साथ भी हो रहा है, बिकॉज ये तमाम के तमाम ये चाहते हैं कि इस रीजन में जंग ख़त्म हो। अब पाकिस्तान की जो हमेशा से अनकंडीशनल सपोर्ट रही है ईरान को, बट ईरान नेवर रेसिप्रोकेट। ईरान की एक पोजीशन है, वो कभी इंडिया की तरफ चला जाता है, कभी किसी तरफ चला जाता है, और कभी उसके पाकिस्तान के अंदर वो मिस्क्रिएंट भेजना शुरू कर देता है, और वहाँ पर भी ऐसे सेंटर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है किसी जगह, कई जगहों पर, तो ईरान के उसके ट्रेसेस जो है वो ईरान की तरफ जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग वो ईरान को प्यार करते हैं और ईरान को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। आई थिंक ईरान शुड अंडरस्टैंड दैट मच बेटर नाउ, एंड दे शुड लिसन टू पाकिस्तान। ठीक, यानी ये ईरान को इस वक्त समझने की जरूरत है। तारड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि जब ईरान को ये पता है कि मौसी तौर पे बदहाली हो रही है,
जब ईरान को ये पता है कि बैनुल अक़वामी सतह पे हम अपने वोट गंवाते चले जा रहे हैं, जब उसे ये पता है कि सिंपैथी जो गेन की हुई थी वो इस वक्त डिक्रीज हो रही है, और उसे ये पता है कि हमसायों के साथ मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, तो इस वक्त वो कौन सा उनसर है जो ईरानी दिमाग के अंदर ये बात डाल रहा होगा कि देखें जी, आप तो बर्बादी भी देख रहे हैं, आप तो तबाही भी देख रहे हैं, आपके पास तो मईशत भी नहीं बचेगी, आपके रूट्स भी सारे बंद हो जाएंगे, कैस्पियन सी में भी आप पे हमला हो चुका है, आपने हरमुज आपने बंद की हुई है, उधर बाबुल मंदब आपके लिए दूसरा चौक पॉइंट बन जाएगा, आपके ऑयल टैंकर कहीं नहीं जा सकते, तो इसलिए जंग जारी रखो। वो सोच क्या है जो जंग जारी रखना चाहती है सर? देखिए, इस वक्त मैंने जिस तरह आपको कहा कि वो सोच सिर्फ और सिर्फ उसको बूस्ट मिला है सुप्रीम लीडर के जनाजे पे, जो लोग इकट्ठे हुए वहां पे और फिर दूसरे ममालिक से नुमाइंदे आए, तो वो जो इस वक्त IRGC, नॉट उनकी पॉलिटिकल क्यादत इस वक्त बिल्कुल मफलूज हो चुकी है। पासदराने इनकलाब समझते हैं कि ईरान हमारे अच्छा, वैसे कथा कलामी के लिए माजरत तारड़ साहब माजरत, जंग के आगाज से लेके, ये जंग के आगाज से पहले से बयानिए से लेके अब तक सर ये तो बारहा बताया जा चुका कि वहां पे तबकात हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं, फूट है, IRGC और सोचती है, बसीज और सोचती है, पार्लिमान और सोचती है, वहां के जो मुक्तदर धड़े हैं वो और सोचते हैं, रिजिड जो तबका है वो और सोचता है। लेकिन सर वो जो इतनी देर से सोची जा रहे हैं, इतनी देर से लड़ी जा रहे हैं और इतनी देर से बातें भी किए जा रहे हैं, तो सर इतने तबकात होने के बावजूद भी कोई तब्दीली क्यों नहीं हो सकी? तब्दीली यही नहीं ना, दर हकीकत चेन ऑफ कमांड का इशू है। इराकची साहब खुद कह चुके हैं, यही तो सबसे बड़ा मसला है। एक ग्रुप आगे बढ़ता है, निगोशिएट करता है, दूसरा उसको खराब कर देता है, उसको इसी वजह से तो ये जंग किसी साइड पे जा नहीं रही है। इराकची साहब ने खुद फरमाया है कि हमारे आर्मी जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रही है, मुख्तलिफ जगहों से लड़ रही है, वो एक चेन ऑफ कमांड ही नहीं है किसी के पास। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। अगर इसमें और यही अमेरिकन की सबसे बड़ा इशू है मेरे ख्याल में कि मार्को रूबियो साहब कह चुके हैं, हमारे साथ मुआहदा करते हैं, फिर या उसको ब्रेक कर देते हैं या उसमें से चेंज करना शुरू कर देते हैं चीजें। तो ये जो बड़ा खतरनाक सिनेरियो है, और इसमें अगर देखा जाए तो चाइना, इस वक्त चाइना के लिए ईरान एक रेड लाइन बन चुका है, क्योंकि और उन्हें पता है उनकी एनर्जी रिसोर्सेज चोक हैं, और वो समझते हैं कि ईरान अगर यहां से हार गया तो देन दिस इज चाइनीज डिफीट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो अगर देखा जाए, वो इतना आसान नहीं है। आज पुतिन साहब हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, अब दो जंगें इकट्ठी होती नजर आ रही हैं, हालांकि वो थी इकट्ठी लेकिन अब जुड़ती नजर आ रही हैं जब से यूक्रेन ने ईरान के शिप के ऊपर हमला किया है। आज बल्कि बीबी नेतन्याहू व्हाइट हाउस में नहीं मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी आज प्रेसिडेंट ट्रंप से यहां मिल रहे हैं। तो चीजें अब जो एक चल रहा है सेशन इस वक्त, इनडायरेक्टली नेगोशिएशन का जो बातें हो रही हैं, अगर ये आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, अमेरिका इज मेकिंग अप देयर माइंड फॉर फाइनल अटैक, और जो कि मेरे ख्याल में ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले भी उनके एनर्जी रिसोर्सेज बहुत तबाह हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर जाएंगे तो ईरान वाकई ही 20 या 25 साल पीछे चले जाएगा। ठीक, यानी आप ये कहते हैं कि वो फाइनल अटैक जो है वो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है। खान साहब, ये फाइनल अटैक के हवाले से माजी करीब में भी बहुत सी बातें होती नहीं, ये फाइनल अटैक मुख्तलिफ किस तरीके का होगा और उसकी हैयत किस तरीके की होगी? यहाँ पे तासुर ये बन रहा है कि जैसे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ सर, उसके अर्ली रडार वार्निंग सिस्टम, उसके खड़े जहाज, उसके हैंगर्स, उसके रिफ्यूलिंग सिस्टम, उसके कॉम्प्लेक्स जहाँ पे फौजी रहते हैं, या खत्ते में जो दीगर अहदाफ हैं, या उसके इत्तेहादियों के जो नुकसानात हैं, वो नुकसानात के अंदर नहीं गिने जा रहे। सर, अमेरिका को अगर इतना नुकसान नहीं हुआ तो अमेरिका सिर्फ गुडविल जेस्चर के तौर पे ईरान को मौका दे रहा है कि आओ बैठ जाओ, बातचीत कर लो। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल जो साजिद ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, अब ईरान की सिचुएशन ये है, देयर इज नो सेंट्रल कमांड, देयर इज नो वन ऑफिस और नो वन इंस्टीट्यूशन जिसके साथ हम नेगोशिएट कर सकें, तो इसलिए नेगोशिएशन करना तो मुश्किल है। जो आप अटैक की बात कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स अमेरिका फ्रस्ट्रेट होकर तो वो अटैक करेगा ना। अगर अभी तो देखें ना, दे आर गिविंग डिप्लोमेसी अ चांस, और डिप्लोमेसी का चांस यही है कि इस वक्त वो हर जितने कंट्रीज भी इसमें एंगेज हैं, ओमान और कतार और टॉप पर जो पाकिस्तान है, तो सबके साथ वो अमेरिकन एंगेज हैं और वो बात करना चाह रहे हैं ईरान के साथ कि भाई डिप्लोमेसी को एक चांस हो। अब वो अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स वो तो फिर वो B2 बॉम्बर्स और एनीथिंग एल्स, वो तो फिर यू कैन इमेजिन व्हाट कैन हैपन।
और जहाँ तक आप कह रहे हैं अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका को बिल्कुल बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका के काफ़ी सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है और अमेरिकन इंटरेस्ट का नुकसान हुआ है। अमेरिका की रेपुटेशन इस पूरे रीजन में एज ए प्रोटेक्टर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो ये समझते थे कि अमेरिका का कवर है हम पर, तो हम पर कोई अटैक नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। तो अमेरिका को भी बहुत यानी तशख़्ख़ुस का नुकसान हुआ है और माली तौर पे भी नुकसान हुआ है, लेकिन जहाँ तक बात है ईरान के हवाले से, और अगर अमेरिका उस पोजीशन के अंदर आ गया कि वो रिटेलिएट करना चाहे तो फिर उसके नताइज जो है वो बहुत मुख्तलिफ देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया